जय श्री राम। योगेश आनंद काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर आपको इतिहास में रुचि है और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, ये त्रिकालाबाधित सत्य है कि अपने अंतर्मन की जो शुद्ध भावना होती है वो भावना मनुष्य अपनी मातृभाषा में ही व्यक्त कर सकता है। मैं क्यों बता रहा हूँ? दत्ता जी के प्रकरण में मेरी हिंदी भाषा की जो समझ है वो कितनी सतही और मतलब छोटी है, ये मुझे समझ आया। दत्ता जी प्रकरण में आप यकीन मानो 16 दिन मेरे खर्च हुए। 3-4 ड्राफ्ट मैंने बदले हैं, कोशिशें तो की, पता नहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आशा करता हूँ कि आप शब्दों के पीछे की भावना जरूर समझेंगे। वो पीड़ा, वो दर्द, वो बयान करने में मैं शायद असमर्थ रहा हूँ। क्षमार्थी तो हूँ ही, अब क्या करें, कोशिशें तो लगातार कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में मित्रों, बुंदेलखंडी वो उचित सम्मान इतिहास में नहीं पा सके। अब इसके कारण बहुत है ना, क्या बताऊं। कारण तो हम नहीं कहेंगे, एक उदाहरण देता हूँ। माता दुर्गावती का नाम बुंदेलखंडी, तो इन जो मोमेडियन इस्लामी चाटुकार जो तवारीखकार थे ना, उनको माता का नाम मजबूरी ही सही लेकिन लिखना ही पड़ा। ये टर्की बचपन से चेचक हुआ गंदी शक्ल वाला अकबर, इस अकबर के आसिफ खान और वो दरिंदा बाज बहादुर जो पहली बार माता पे हमला करने आए तो माता ने नपुंसक बना के उनको वहां से भगाया है। अब इस माता को अनदेखा तो ये चाटुकार तवारीखकार भी नहीं कर सकते थे, इसलिए माता दुर्गावती का नाम है। आप बताओ उस 200 साल में और कितने बुंदेलखंडियों का नाम लिया है। मैं तो 10-12 तो मैं जानता हूँ। बुंदेलखंड के हमारे पराक्रमी शूरवीर, शौर्य दिखाने वाले कम से कम 10 ऐसे पुरुष है, महापुरुष है जिसको मैं जानता हूँ, जो 1500 से 1700 के बीच में हुए हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम। हमें क्या मालूम है? ये चेचक भरा अकबर मालूम है। अच्छा, ये अकबर की और बात बताऊं, वैसे मैंने ये सब सुनाया है। ये लौंडीबाज अकबर माता दुर्गावती के यहाँ भी मुंह मार रहा था। आप बताओ। आप मेरा ना मित्रों रिक्वेस्ट है कि आप वो मेरा वीरांगना सीरीज जो है उसे कृपया फिर से सुने। वहाँ मैंने इतिहास के कुछ गिने चुने माताओं का पराक्रम विस्तार से सुनाए हैं। क्या बताऊं अब। महिलाओं को वस्तु समझने वाले, महिलाओं को खेती समझने वाले ये जानवर, ये हमें हमारी माता का इतिहास बताएंगे। तो आप बताइए उसमें ये क्या क्या लिख सकते हैं। सब लिखा है। शर्म आती है मुझे। शर्म तो उन चाटुकार तवारीखकारों को आनी चाहिए। वैसे उसका परिणाम मैं बताऊं, आप सोचो कि गत 500 साल में, मैं 500 साल की बात कर रहा हूं, गत 500 साल में कितनी राजपूत माताओं के पराक्रम आपने पढ़े हैं। मैं 1530 के बाद की बात कर रहा हूं। पढ़े कुछ? जरा अगर है तो मुझे कृपया लिंक भेज दे उसकी, कुछ भी आप कृपया मुझे कमेंट में वो भेज देना, क्योंकि मैंने नहीं पढ़े हैं। आते हैं बुंदेलखंड पे। गोविंदराव बुंदेला एक महान शूरवीर मराठा। गोविंदराव बुंदेला भी एक ये ऐसा अनदेखा कर दिया महान बुंदेलखंडी ही है। गोविंदराव खरे के पूर्वज शायद
महाराज के समय नौकरी करते थे तो गांव में कुलकर्णी ही बन गए। और फिर ये हमारे गोविंदराव नौकरी की तलाश में पश्चिम महाराष्ट्र में घाट से ऊपर आ गए। गोविंदराव खरे शुद्ध सनातनी ब्राह्मण, पीढ़ियों से लिखाई पढ़ाई की थी तो गांव की कुलकर्णी मिल गई। पुणे आ गए। बालाजी विश्वनाथ पेशवे के कार्यालय में शायद इन्हें नौकरी मिल गई। अपनी बुद्धिमत्ता के कारण कमविस्तार हो गए। कमविस्तार ये पद आप समझ लो कि जैसे जिले का कलेक्टर होता है ना, जो राजस्व कलेक्ट करता है, ज़मीन की पूरी सातवारा उतारा जो हम कहते हैं उसकी मैपिंग करता है, वो कमाविसदार था। कलेक्टर ही समझ लो आप। अब जब बुंदेलखंड का 1/3 हिस्सा बाजीराव को भेंट मिला तो उन्होंने इस मुल्की अधिकारी कलेक्टर को बुंदेलखंड का प्रशासक बना दिया। बताइए, सामान्य मुल्की कार्यालय में काम करने वाला कारकुन, कलेक्टर भी तो कारकुन ही है। अब हमें ये भी नहीं पता कि इसने बचपन में सैनिकी प्रशिक्षण लिया था भी या नहीं, ये हमें इतिहास को नहीं पता। लेकिन अपने जीवन के आखिरी 24 साल इस ब्राह्मण ने ब्राह्मण्य का त्याग करके क्षत्रिय धर्म निभाया है। और क्षत्रिय धर्म निभाते उत्तर के हर एक छोटे मोटे लड़ाई में बढ़ चढ़ के युद्ध भूमि में इस गोविंदराव ने हिस्सा लिया है। हिसाब के मामले में तो कलेक्टर था तो लिखाई पढ़ाई तो जबरदस्त थी। तो हिसाब के मामले के जितने भी अग्निदिव्य उन पे गुजरे हैं, उन सभी अग्निदिव्य से ये सही सलामत निर्दोष छूटा है, क्योंकि अनुभव था प्रशासन का। सदाशिव राव ने बड़ी कठोरता से इसकी ऑडिटिंग की थी। आपको याद होगा, मैंने बताया था। त्र्यंबक कृष्ण कानिटकर और जनार्दन आपाजी एरंडे, ये 2 पुणे के अर्थ खाते के अधिकारी बुंदेलखंड गए थे, जहां महोबा और सागर जाके इन्होंने आर्थिक मामलों की बहुत गहराई से जांच की थी। 29 अगस्त में गोविंदराव के पत्र में गोविंदराव ने लिखा है, मावल में शत्रु का प्रभाव बढ़ गया है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के चलते खर्चा भी बहुत बढ़ गया है। इन सब खर्चे को रेखांकित नहीं कर पा रहा हूँ। रोहिला खंड में दत्ताजी और फौज आई है, उसका अतिरिक्त बोझा हम पे पड़ा है। पुणे के मित्रों, ये 2 अधिकारी अपना काम आधा अधूरा छोड़कर पुणे चले गए, क्योंकि 25 जुलाई 1759 में गोविंद पंत ने लिखा है कि मोहम्मद खान जैसे नौकरदारों का रोज़ाना पैसे को लेकर बहुत तनातनी चल रही है। पराशर दादा और पारजी पंत, ये दोनों भी पैसे को लेकर नाराज चल रहे हैं। रोहिलाखंड, बुंदेलाखंड, बाहरी दिल्ली क्षेत्र, ये सारा इलाका दिसंबर 1758 में मित्रों अशांत था। आपने डिटेल सुनी है। अब इन सब अशांत क्षेत्रों में जीएसटी वसूली जो थी ये काफ़ी मुश्किल हो रही थी। आगे गोविंदराव ने लिखा है कि मैं जब उमरगढ़ पहुंचूंगा तब कुछ हिसाब देना संभव है। वो लगातार देने की तो बात करता है, लेकिन समय मांग रहा है। मथुरा की पूर्व दिशा में फर्रुखाबाद से नज़दीक ये उमरगढ़ है, वहाँ पे ये गया था। वो भी लड़ाई करने ही गया था। अब मैंने आपको एपिसोड में सुनाया था कि अपनी पत्नी के काशी यात्रा में गोविंद पंत के सुपुत्र ने 90,000 की मांग जब पेशवाओं ने की है तो उनको 90,000 के बदले 25,000 रुपये दिए थे। मैंने आपको समझाया था। तो ये जनार्दन पंत पेशवे की धर्मपत्नी थी। जनार्दन पेशवे मित्रों नाना राघोबा दादा इन दोनों के छोटे भाई थे और पहले बाजीराव के सुपुत्र थे। जनार्दन
पंत पेशवे को जब पता चला कि भाई 90,000 की मैंने मांग की थी लेकिन 25,000 रुपये मेरे सुविद्य पत्नी को दे दिए, तो वो बड़े नाराज हो गए। लेकिन उस समय बढ़ चढ़ के गोविंद पंत ने अपने सुपुत्र का सहायता की है कि ये अगर अशांत क्षेत्र है, पैसा नहीं है, आप यात्रा के लिए 90,000 की मांग करते हो। अच्छा, ये इन्होंने ना भी नहीं की, जैसे तैसे उसके बेटे ने 25,000 रुपये इकट्ठा किए हैं और पेशवा के पत्नी को दिए हैं। मैं भी मित्रों व्यक्तिशाह इसके विरोध में हूँ। नाना जनार्दन को समझना चाहिए था। अशांत परिस्थिति उत्तर की उनको मालूम थी। अब ऐसी अशांत परिस्थिति में जनार्दन पेशवे के सुविद्य पत्नी को काशी यात्रा भेजना कितना उचित था बताइए? नहीं उचित था। कानिटकर और एरंड के सामने बैठकर गोविंदराव ने परिस्थिति को समझाया है, तब जाके ये दोनों पुणे लौटे हैं। वैसे तो ये घटना बहुत निरर्थक घटना है, जिस तरह से हमारी जो सीरीज है उसमें ये बहुत कॉमन घटना है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों ने 1-1.5 साल में बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। पेशवाओं की अर्थनीति बड़ी कमजोर सिद्ध हुई। भाई बिना पैसे युद्ध नहीं जीते जाते, और ये नाना से बढ़कर कौन जान सकता है। वो श्री शिवराय का समय तो अब गुजर चुका था। वैश्विक सोच बदली थी। यूरोपियन लुटारू ने पूरे विश्व को बदल डाला था। ये लोग कहते हैं ना कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा क्या गया है। तब भी लोग ऐसे ही कहते थे। हमारे ये जो मासूम हिंदू है वो तब भी यही कहते थे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये वाक्य आज कूड़ेदान या गटर में फेंकने लायक है। बताइए आपका व्यू क्या है इसमें? गोविंदराव के अनंत पत्रों से ये सिद्ध होता है कि पेशवाओं ने उत्तर का जबरदस्त बोझा सिर्फ पंत पे डाला था। क्यों? क्योंकि वो वफादार सेवक रहे थे कई सालों से, कई दहाइयों से। मल्हारबा का तो मैंने बताया। मल्हारबा जैसे कुछ कहीं से पैसे आते थे, भाई वो अपना हिस्सा पहले निकालते थे, अपना हिस्सा काट के। पेशवाओं का हिंदवी स्वराज्य का जो पैसा था वो भी पूरा एक साथ नहीं देते, वो भी किश्तों में देते थे। ऐसे थे मल्हारबा। अब उनको पूछने की हिम्मत मराठे शाही में किसी माइकेलाल में नहीं थी, किसी के माइकेलाल में नहीं थी। दूसरे थे शिंदे। अब शिंदे का हिसाब सीधा था। सीधा हिसाब था, भाई जो हो गया वो खर्चा है और जो बचा है वो शिल्लक है, कर लो हिसाब और सब उठाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे विरुद्ध मानसिकता के ये शिंदे और होलकर हमारे उत्तर अभियान के प्रमुख सरदार थे। बताइए, आगे कुछ महीनों में अब्दाली के घुसने से गोविंदराव स्वतः अभियान में सक्रिय हो गए। ये लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था। आगे दत्ताजी का अकस्मात निधन हो गया। उनके निधन से पूरी मराठी व्यवस्था चरमरा गई। अप्रैल 1760 को जब सदाशिवराव भाऊ पानीपत के लिए पुणे से निकले तो उनकी सारी मदार इन्हीं गोविंद पंत के कंधों पर रही थी। गोविंदराव के वैसे उन्होंने अपने राज्य में बुंदेलखंड में चलाए जो आर्थिक नियोजन के कायदे थे वो यहाँ पे पुणे में नाना ने लागू किए। इससे ही गोविंदराव की जो अर्थ मामले में पकड़ थी वो हमें समझ आती है कि उसके कायदे नाना ने हिंदवी स्वराज्य पे लागू किए। अब हिंदवी स्वराज्य पे जैसे लागू किए, बाकी के जितने भी मंडलिक राजा थे, राणा थे, होलकर थे, सबको भाई मिर्ची लग गई। सब असहज हो गए। स्वाभाविक है, पैसा देने की जब बात आई तो ये असहज हो गए। हाँ, तो इन्होंने फिर 5-6 पत्र, उनको पत्र को विस्तार देके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सभी पत्रों में गोविंदराव बुंदेला को इन लोगों ने टोका है। अनाप शनाप
आरोप भी लगाए हैं, उसमें कुछ गलत शब्द का भी इस्तेमाल गोविंदराव के लिए इन्होंने किया है। वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना गोविंदराव को पड़ा। सब कुछ गोविंदराव ने सह लिया, कुछ नहीं बोले। लेकिन 1730 से मित्रों पानीपत तक, 61 नहीं, 1760 में उनका निधन हो गया, तो 30 साल पकड़ो। 1730 से 1760 तक गोविंदराव बुंदेला एक राष्ट्रनिष्ठ, स्वामीनिष्ठ, धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व हमेशा मराठी शाही में बने रहे। इस महान बुंदेलखंडी को मेरा प्रणाम। उनकी जन्मभूमि भले कोकण रत्नागिरी के पास हो, लेकिन उनकी कर्मभूमि बुंदेलखंड ही थी। और इस बुंदेलखंड को मैं फिर प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए अपने प्राण हिंदवी स्वराज्य के लिए न्यौछावर कर दिए। गोविंदराव बुंदेला, आपको मैं नमन करता हूँ। वंदे मातरम।